बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको भारत का प्राचीन रंगमंच पढ़ाऊंगी जो युगों का दौर इस पाठ से लिया गया है, उसका एक अंश है। भारत का प्राचीन रंगमंच। सबसे पहले जानते हैं कि भारत के प्राचीन रंगमंच का स्वरूप क्या था। तो स्वरूप क्या था कि जो भारतीय रंगमंच था वो अपने मूल में, विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह से स्वतंत्र था। मतलब हमारे राजाओं ने, जितने भी रंगमंच के कलाकार थे या साहित्यकार थे या लेखक थे, उनको पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी कि वे जो है अपने विचारों से साहित्य की या नाटकों की या पुस्तकों की रचना करें। क्योंकि देखो, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ पर साहित्य का या पढ़े लिखे लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का और मनोरंजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो हमारे मूल ग्रंथ मिलते हैं, जैसे हमारे पुराने जो वेद ग्रंथ हैं, वेद ग्रंथ, कितने वेद ग्रंथ हैं बताइए? चार हैं। कौन कौन से हैं? हाँ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये चार वेद हैं। तो हमारे यहाँ देखो वेदों की रचना हुई। फिर क्या हुआ? वेद ग्रंथों में हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। हमें जीवन शैली कैसे जीनी चाहिए, या हमारे समाज के लिए क्या आवश्यक है, या हमारे सामाजिक पृष्ठभूमि को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रकृति से हम कैसे जुड़ें, वो सारी चीज़ें वेदों में बताई गई हैं। रामायण और महाभारत की भी रचना इसी काल में हुई। फिर कृष्ण लीला से संबंधित गीत लिखे गए। संगीत, गीत, जैसे देखो बहुत सारे जो कवि हुए या भक्ति काल के कवि हुए, लेखक हुए, उन्होंने क्या किया? कृष्ण और राम को आधार बनाकर बहुत सारी रचनाएं की थी। इसी समय तुम्हें महान वैयाकरणिक पाणिनि का भी उदय हुआ, जिन्होंने संस्कृत साहित्य के व्याकरण की रचना की थी। और उस पुस्तक का नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कहा जाता है कि व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण की जो है एक बहुत प्रमुख, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। व्याकरण, उसी से हिंदी का भी व्याकरण बना है। मतलब संस्कृत के व्याकरण के जो प्रणेता हैं वो कौन है? व्याकरण के महर्षि पाणिनि। उसके बाद तीसरी शताब्दी में क्या हुआ कि तरह तरह की नाट्य कलाएँ होती थी, नाटक होते थे। बहुत पुराने आप जो है क्षेत्र में जाओ या पुराने जगहों पे जाओ तो वहाँ आप देखते होंगे कि रंगमंच के लिए पूरे चारों तरफ सीढ़ीदार वृत्ताकार जो है वो बना रहता है। स्टेडियम या रंगमंच जिसको बोलते थे, वहाँ पे नाटक होते थे और सभी राजा महाराजा देखते थे, सभी प्रबुद्ध लोग देखते थे, नाटकों का मंचन होता था। तो क्योंकि इस काल में के पूर्व जो नाट्य रचनाएँ मिली, उनके साथ लेखक का भी नाम लिखा जाने लगा। जैसे भास एक कवि लेखक थे। भास एक ऐसे कवि थे जिन्होंने करीब 13 नाटकों का एक संग्रह लिखा था, कवि भास। अश्वघोष के नाटक प्रमुख हैं जो ताड़पत्र पर लिखे हुए मिलते हैं। अश्वघोष नाटक का नाम है। इस लेखक ने बुद्धचरित नाम से जीवनी भी लिखी थी। ठीक है, बुद्धचरित नाम। इस ग्रंथ ने भारत, चीन और तिब्बत में बहुत ख्याति मिली थी इसे, विदेशों में। कालिदास का नाम आपने सुना ही होगा। कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि और नाटककार रहे हैं। कालिदास, कहा जाता है कि वे गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, शासन काल में, कि वे करीब 9 रत्नों में से एक थे। मतलब 9 रत्न थे, उनमें से एक थे वो। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति व प्राकृतिक सौंदर्य की गहरी झलक मिलती है। कालिदास ने जो रचनाएं लिखी हैं वो जीवन दर्शन से संबंधित है और प्राकृतिक रचनाओं से भरपूर है। प्राकृतिक रचना मतलब सृष्टि की रचना, प्रकृति की रचना। शकुंतला जो है उनका प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास की जो है शकुंतला जो है प्रसिद्ध नाटक की श्रेणी में गिनी जाती है और जिसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। कई भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है।
विद्वान गेटे ने भी इसकी काफ़ी प्रशंसा की है। शुरू में आपने पढ़ा था गेटे क्या है, इतिहासकार हैं। तो उन्होंने क्या प्रशंसा की थी इतिहास की, साथ ही उन्होंने कालिदास के जो पुस्तक हैं उनकी भी बहुत प्रशंसा की थी। कालिदास की प्राकृतिक सौंदर्य व प्रेम पर आधारित जो उनकी मेघदूत रचना है वो काफ़ी प्रसिद्ध थी, लोग उसे बहुत पसंद करते थे। और कालिदास हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के महान कवि माने जाते हैं। कालिदास से पूर्व शूद्रक नाम के एक कवि हुए थे जिन्होंने काव्य की रचनाएं की थी और उन्होंने नाटक की, और मृक्षकटिकम नाटक उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। ये सब संस्कृत में है। बाद में जब हिंदी खड़ी बोली का मतलब प्रचलन हुआ तब हिंदी में भी नाटक लिखे गए और हिंदी साहित्य में भी रचनाएं हुई। पूर्व में संस्कृत में ही सारे ग्रंथ और रचनाएं उपलब्ध हैं, वो सब संस्कृत में ही हैं। तो मृक्षकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, और एक उसी को आधार बना करके नाटक लिखा गया है और उसमें प्राचीन सभ्यता की झलक मिलती है। चंद्रगुप्त के द्वितीय काल में लिखा गया एक नाटक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जिसके लेखक थे विशाख दत्त से प्राप्त हुआ है कि उस समय की राजनीति के दर्शन होते हैं। राजा हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की क्योंकि वे एक महान नाटककार थे, राजा भी थे और वो रचना भी करते थे। तो प्रश्न पूछा जाता है राजा हर्ष कौन थे या हर्ष कौन थे, तो उनके बारे में आप लिख सकते हो कि उज्जैनी के महाराजा थे और वो बहुत अच्छे नाटककार भी थे। धीरे धीरे जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ तो नाटकों का ह्रास होने लगा। अब नाटकों के स्थान पर छोटी छोटी काव्य रचनाएं लिखी जाने लगी। जैसे जैसे संस्कृत का प्रचलन कम हुआ, क्योंकि संस्कृत थोड़ी क्लिष्ट भाषा थी, सभी संस्कृत नहीं बोल पाते थे या संस्कृत में रचनाएं नहीं कर पाते थे, तो धीरे धीरे उसका जब सरलीकरण हुआ तो जैसे बहुत सारी भाषाएं, फिर ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली, अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से बिगड़ते हुए हिंदी खड़ी बोली का निर्माण हुआ। तो उससे क्या हुआ कि जब खड़ी बोली का आगमन होने लगा तो धीरे धीरे संस्कृत में रचनाएं जो हैं कम होने लगी। तो प्राचीन नाटकों की भाषा जो है मिली जुली होने लगी। संस्कृत और प्राकृत यानी संस्कृत की बोलचाल के रूप में फिर इनकी रचनाएं होने, जैसे बुद्ध काल जो था, महात्मा बुद्ध के शासन के समय में भी या महात्मा बुद्ध के काल में भी, बौद्ध काल में भी पाली में बहुत सारी रचनाएं हुई थी। नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत व सामान्य अशिक्षित पात्र बोलचाल की भाषा बोलते थे। कौन सा? पाली। वास्तव में साहित्यिक व लोकप्रिय कला के माध्यम से समझौता किया गया कि किसी तरह से ये लोकप्रिय हो, लोग समझें, लोगों तक पहुँचे। अब जैसे हम किसी ऐसी भाषा में लिख दें कोई चीज़ जो लोग कोई पढ़ ही ना पाए तो वो बेकार है, व्यर्थ है। तो इसलिए ये सोचा गया कि जनमानस की भाषा में लिखा जाए ताकि लोग उसको पढ़ सकें। फिर क्या हुआ? लोकमंच का विकास होना। लोकमंच क्या था कि नाटक अधिकतर अभिजात वर्ग तक ही सीमित थे। पहले क्या था कि जो नाटकों की रचनाएं होती थी वो राजा महाराजा के महलों में जो रंगमंच बने होते थे वहीं पर उनका नाट्य प्रदर्शन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे अब छोटे छोटे नाटक लिखे जाने लगे और गांव घरों मोहल्लों में लोगों के सामने वो नाटक प्रस्तुत किए जाने लगे। तो जब साहित्यिक रंगमंच के साथ साथ लोक मंच भी पूरी तरह से विकसित हो गया तो लोगों के सामने जो है पुरानी कथाएं जो हैं हमारी, ठीक है, और महाकाव्य की गाथाएं और अन्य छोटे छोटे जो नाटक थे उनकी लोक मंच में प्रस्तुति होने लगी और लोग उसको देखने लगे, जिसे आजकल नुक्कड़ नाटक बोलते हैं। नुक्कड़ नाटक यानी कि किसी भी जो है सड़क चौराहे पे खड़े हो जाना और फिर किसी भी विषय को लेकर के एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करना। तो उससे क्या होता है कि बहुत लोगों तक आपकी बात पहुंचती है, बहुत अधिक लोग आपकी बात, और ज़रूरी यही है कि आप अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो भारतीय प्राचीन रंगमंच का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। तो धीरे धीरे आते आते हमारे युग तक आते आते वो ख़त्म हो गया। अब संस्कृत में रचनाएं नहीं होती हैं।